गुड आफ्टरनून। यहाँ क्लासरूम का आवाज बंद कर दे। जय हिंद। गुड आफ्टरनून सब लोग। आवाज जा रही है मेरी? संतोष कुमार, अंकुर, खान जी एस कौन लिख दिया अपना नाम? अरे बेवकूफ, तू हमरे नाम लिख देता है। बड़ा करो तो कमेंट को। और हमारा ही नाम लिख देते हो। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे बहू। सर्वर जानते हैं, एप्लीकेशन पे 11 लाख स्टूडेंट हो गए सब। हाँ, इस वजह से सर्वर में बहुत भयानक क्रैश आया था। बच गया यूट्यूब। बहुत एप्लीकेशन, यही बहुत बड़ा गनीमत था। आपको हम संशोधन बता रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए संशोधन में कहाँ तक बता दिए थे। आप में से बताइए तो 21 ये बताए थे, 21, 71, 92, ये सारे संशोधन थे। आप ये बताइए 21वां संशोधन किस लिए था? 21वां संशोधन रिकॉर्डेड डाल देते भाई, सर्वर पे ना डालना होता है कि घरे डाल देते हम, बोलते हैं रिकॉर्डेड डाल देते। जितना आसान वहां से कहना है ना, बहुत होता है। एक काम करो ना, तुम्हारे मोबाइल में 2 मिनट में यूट्यूब चैनल बन जाता है, तो एगो बना के एगो वीडियो बना के डालो 1 घंटा का अपना। फिर समझ में आएगा क्या होता है। आगे बढ़े। किंग जोम कौन लिखता है? 21वां संशोधन भाषा के लिए था। कौन सी भाषा थी इसमें? तो सिंधी भाषा। पहले से नहीं करके रखे रहते हो लोग। ठीक है कि नहीं? देखो अभी सही हो गया। सही हो गया। ठीक किया करो उसको, ऑटोमेटिक पे नहीं रखा करो। नेट वाले को बोल के रखो, 1 सेकंड नहीं कटना चाहिए, वरना इसमें 1 सेकंड के लिए कटेगा तो 1 सेकंड में बफरिंग हुआ, लड़का कहने लगेगा बफरिंग बफरिंग। यहाँ पे उसको कुछ, उस लड़का से क्या मतलब है कि नेट अच्छा है या खराब? उसको डांट के रखो नेट वालों को, नहीं तो दो ठो नेट लो एक साथ। चलिए वो बताइए कौन सा संशोधन था? मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल आकार का 21वां संशोधन था। बेवकूफ, मारेंगे तो होश उड़ जाएगा। अभी बता रहे हैं 21वां भाषा से संबंधित था। ये कौन सा संशोधन था? भूल गए तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। फिर काय चिल्लाते हो कि सर क्लास नहीं हो रहा था? 91वां संशोधन, वेरी गुड। 91वां संशोधन। फिर तब काहे लिए चिल्लाता है कि सर क्लास नहीं हो रहा था, जब भूल गए तो? हाँ, कम पढ़ के भी भूलोगे, पूरा पढ़ के भी भूलोगे। उससे अच्छा मत पढ़ो जब भूलना ही है तो। 91वां संशोधन था। कौन सा संशोधन भाई? 91वां संशोधन, याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, 91 तक तो आपको सीक्वेंस में बता दिए थे। 91 संशोधन जो था, इसके बाद 99वां संशोधन था। ये सब संशोधन के डेट वगैरह वैल्यू नहीं रखते हैं। 100वां संशोधन। 99 संशोधन में कहा गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग, आयोग बनाया गया था। आपको ये चीज हम पढ़ा दिए थे कि न्यायिक नियुक्ति आयोग जो होता है, ये जजों के क्या करती है, नियुक्ति के लिए करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द कर दिया था। कहा था कि भैया इस जजों की नियुक्ति के लिए आप प्रधानमंत्री को बीच में क्यों ले आते हैं? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को रद्द कर दिया गया। आप अपना जवाब दीजिए कि वर्तमान समय में न्यायिक नियुक्ति आयोग के हटाकर अभी भी पुरानी ही व्यवस्था है जजों को नियुक्त करने की। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? अभी भी जजों को अभी फिलहाल जो जज, हाँ, कोलोजियम है, वेरी गुड। कोलोजियम। सौरभ कुमार कोलोजियम। दिव्या कुमारी कोलोजियम, ठीक है। कोलोजियम। आप ये बताइए बाबू, कोलोजियम में सुप्रीम कोर्ट के कितने सीनियर जज रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने सीनियर जजों को मिलाकर कोलोजियम बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने जजों को, वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट के कुल 5 जजों को मिलाकर, सीनियर 5 सीनियर जजों को मिलाकर कोलोजियम बनाया जाता है।
इस कोलोजियम ने रद्द कर दिया था न्यायिक नियुक्ति आयोग को। तो क्या आपसे पूछेगा 99वां संशोधन क्या था? थोड़ी ना पूछने वाला है आपसे 99वां संशोधन क्या था। जब इसको रद्द कर दिया गया तो कहाँ से पूछेगा? हो गया, चलिए। लड़का लोग आप लोग को समझ, यहाँ देखिए ऊपर आई मिलवाते हैं। एप्लीकेशन वाले लड़के देखिए, इनका इनको देखिए, पहचानेंगे ना? आपको तो पहचान नहीं रहे होंगे, बट कम से कम इतना आइडिया लगाइए कि ये किस डिपार्टमेंट में होंगे। ये यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, और तब ये स्टूडेंट थे जब आज से 2 साल पहले, जब हमको बहुत बहुत कम लोग जानते थे। डिपार्टमेंट बताइए ये किस डिपार्टमेंट में लग रहे होंगे ये, शकल वकल बाल वाल की कटिंग स्टाइल देख के। आर्मी में, दरोगा, पुलिस। अभी ये दरोगा में है, इनका इनके हो गया, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया रहता। लेकिन सोचिए ये लोग कोरोना में इनकी ड्यूटी लगा दी गई, और थोड़ा सा इस वजह से थोड़ी सी ड्यूटी रुक गई। अभी ये लोग फिर से अब ड्यूटी पूरी तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। आप ही लोग की तरह ये भी स्टूडेंट थे। सोचिए कितना एज भी तो अभी, अब इन लोगों को क्या कितना एज हुआ होगा अभी? 26 26 साल। तो सोचिए आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई को सीरियस लेके कीजिए, आप भी बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। कल को हम भी आप लोग को बुलाए, जय हिंद बोल रहा है साहब, एकदम जय हिंद जय हिंद। तो दरोगा आप लोग भी बनिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई वढ़ाई करिए, समझ आया? आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ। कुछ बोल इसमें बोलना दीजिए, आप लोग को लिए कुछ सुनना सुनना है तो सुनिए, आप लोग के लिए कुछ बताते हैं। जय हिंद दोस्तों। इसी से पता चल गया होगा कि हम किस डिपार्टमेंट में हैं। सर का जो भी क्लास हुआ आप लोग बढ़िया से करिए, एकदम सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। सर का एक बात हमको हमेशा याद रहता है। सर एक बात बोलते थे, सर मेहनत करिए, सफलता भी नहीं है, एकदम आप जब भी मेहनत करेंगे तब भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मिलेगी जरूर, बस थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मिलेगी जरूर। बस जुनून पैदा करिए अपने अंदर। घर से जो सपना लेकर आए हैं पटना में, सपने को पूरा करेंगे। बस वो सपना एकदम समझ जाइए कि आप एक मोटिव बना लीजिए कि हमको पटना में ज़्यादा दिन नहीं रहना। अगर पटना में क्लास, कहीं भी आप कहीं भी रह रहे हैं, आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि हमको पटना में रहना नहीं है, हमको जॉब लेना है तो लेना है। एकदम जरूर मिलेगी जॉब, क्यों नहीं मिलेगी? और दूसरे लड़कों को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिलेगी। बस लेकिन एक ही बात याद है कि मेहनत ईमानदारी से, तो ईमानदारी से मेहनत कर दिया वो कामयाब हो गया। सर एक बात बोलते थे कि 6 महीना पढ़ियो ना ईमानदारी से। हाँ सही में 6 महीना हम एकदम सही से पढ़े, पढ़ते तो पहले से भी थे, लेकिन 6 महीना सही में ईमानदारी से पढ़े ना तो मेरा पीटी होने लगा, फिर मेंस हो गया। तरह अब जो भी हो, आप अच्छे से मेहनत करिएगा, बेईमानी नहीं, कोई भी चीज़ में बेईमानी नहीं, बस एक ईमानदारी। अरे भाई शादी शादी के लिए क्या पूछता है, मतलब सिर्फ निगेटिव बात पर जाता है। अरे शादी तो होगा ही, अब तो लाइन लगी हुई है, आपकी भी लाइन लगेगी। क्यों टेंशन लेते हो ब्रदर? एकदम आपकी भी लाइन लगेगी, थोड़ा सा मेहनत करो। एकदम शादी छोड़ो ना, शादी तो अभी नहीं करना है ब्रदर। शादी होगी। बस लेकिन हाँ, कामयाब हो जाओ, उसके बाद सब चीज़ मिलेगा। सब चीज़ का रास्ता एक बना हुआ है, हर चीज़ का टाइम होता है। जो ये समय चलता है पढ़ाई का, इस समय आप तैयारी करते हैं, ये बहुत कीमती टाइम। बाद में आप लाख करोड़ रुपया भी खर्च कर देंगे ना तो ये टाइम वापस लौट, इसलिए ईमानदारी से मेहनत और अपने अंदर एक जुनून पैदा करिए पढ़ाई का, तब आपको कामयाबी।
अभी ये ना बैठे हुए हैं क्लासरूम में अकेले, अभी इनके एक और साथी, इनका भी हो गया है, बस इनका दौड़ बाकी है, तो इनको फिर मिलाएंगे कभी। तो ये टाइम मिला था इनको ट्रेनिंग में, ऐसे मिलने आए थे, कह रहे कि चलिए सर से थोड़ा मिल लेते हैं। तो यही कहें कि सर ऑनलाइन अकेले कैसे पढ़ाते हैं, हम कह रुकिए आपको ही मिला देते हैं। तो बाबू आप भी कोशिश कीजिए कि कल को आप भी यहाँ आए। बहुत से लड़के आते रहते हैं, हमको भी बहुत खुशी होती है। एक बात बताओ, इन लड़के को हमने पढ़ाया लिखाया, बहुत डांटे बोले भी होंगे, बहुत सब चीज़ होता है, और आज के वक्त में इनकी कामयाबी से इनका पूरा परिवार खुश है, पूरी लाइफ सेटल हो गए। शादी का पूछ रहा होगा, बता ना, लाइन लगा हुआ है। हाँ, एक बार नौकरी मिल जाए तो लाइन लग जाता है। आराम से होगा, हाँ, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। चलिए पढ़ाई करते हैं। और आप लोग को एक हफ्ता क्लास बंद हो गया तो आप कहते हैं कि सर पूरा भूल गए, क्वालिटी पूरा भूल गए। जरूर आइएगा आप सब लोग को जॉब मिले तो। चलिए देखिए ध्यान से, 100वां संशोधन जो था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था। बांग्लादेश के बीच, देखिए भारत और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था तो एक्चुअली भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो कुछ गांव बांग्लादेश के थे जो भारत में आ गए, और कुछ भारत के ऐसे गांव थे जो बांग्लादेश में चले गए, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा मतलब डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। अब जहां विवाद हुआ तो भाई साहब एक अच्छा तरीका क्या चीज है, नीरज कुमार पासवान जी कर रहे हैं, जहाँ खान सर हैं वहाँ शिक्षा है। भाई हमको थोड़ी पढ़ना है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, जहाँ ऐसा कीजिए कि जहाँ जहाँ विद्यार्थी है वहाँ वहाँ हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन यूपी एनटीपीसी में पूछ रहा है, हाँ पूछा है भैया। तो देखिए बांग्लादेश में विभाजन हो गया, बहुत सारे गांव बांग्लादेश के भारत को दिए गए, भारत के बहुत सारे गांव बांग्लादेश को लौटा दिए गए थे। ये बहुत ही बेहतरीन था ये चीज को, वरना आपस में क्या होगा, फूट विवाद रहेंगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं जा सकता है। इस वजह से इस विवाद को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो 99वां संशोधन तो काम लायक नहीं है, लेकिन 100वां संशोधन काम लायक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वीडियो को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक लड़का कह रहे हैं सर ज्योग्राफी का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई साहब जल्दी जल्दी सबको चालू कर देंगे, सबको जल्दी जल्दी चालू कर देंगे। देखिए इसके बाद बहुत सारे संशोधन आए, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब बताएंगे 101वां और 122वां कौन सा था? 101वां और 122वां, इसका संबंध किससे है? जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे। 101वां और 122वां जल्दी जल्दी बताएंगे। 101वां और 122वां फटाफट बताएंगे। जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी। देखिए जीएसटी, अब आप कहेंगे 101वां क्या था और 122वां क्या था? देखिए इसे बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं। जैसे मान के चलिए संसद में एक विधेयक ले गए, 1 नंबर विधेयक, ये पास नहीं हो पाया। 2 नंबर विधेयक ले गए, 2 नंबर बिल ले गए, ये भी पास नहीं हो पाया। 3 नंबर बिल ले गए, ये पास हो गया। तो भैया ये बिल संख्या कितनी है? 3 है, लेकिन पार्ट पास हो गया, इसलिए संशोधन संख्या कितना है? 1 है। तो कभी कभी बिल और संशोधन में अंतर आ जाता है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये केवल और केवल जीएसटी के मैटर पे आता है, बाकी क्वेश्चन में भी सबसे नहीं पूछता है। तो उसी तरह 122वां नंबर पे जो बिल आया था वो पास हो गया, और वो संशोधन के सीक्वेंस में कितने नंबर पे था? 101वें नंबर पे था, 101वें नंबर पे था। तो ये हो गया भैया आपका 101वां नंबर पे जो संशोधन था वो पारित किया गया जीएसटी को। लेकिन बिल कौन सा था? तो 122वां नंबर का बिल था। अभी भी नहीं समझे? देखिए जैसे मान के चलिए हम आपको एक विधेयक लेते हैं, 1 नंबर कोई बिल लाए और ये संसद में पारित हो गया, संसद में पारित हो गया, तो ये विधेयक संशोधन कौथा हो गया? 1 नंबर का संशोधन हो गया। 2 नंबर विधेयक लाए, ये संसद में पारित ही नहीं हुआ। 3 नंबर विधेयक लाए यानी बिल लाए, ये भी पारित नहीं हुआ। 4 नंबर लाए, अब ये वाला क्या हो गया? पारित हो गया। आप बताइए ये बिल संख्या कितना है? 4 नंबर। बिल संख्या कितना है? 4 नंबर। अब आप बताइए संशोधन, ये तो कानून बन गया, संशोधन या एक्ट संख्या कितनी हो जाएगी? संशोधन नंबर कितना होगा? बताइए तो संशोधन नंबर कितना होगा? 1 होगा, 1 तो हो ही चुका है, पहला पे पहला हो गया। 4 नंबर होगा? नहीं होगा। एक ये है, यहाँ तो हुआ ही नहीं है, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ हुआ है, तो 1 के बाद कितना आता है? 2। 1 के बाद 2, तो बिल संख्या कितना है? 4। बिल संख्या 4, संशोधन संख्या कितनी है? 2। संशोधन संख्या
2। बस वैसे ही है। अब मान के चलिए अगर जितना विधेयक लाते सब का सब पास होते जाता, संशोधन संसद द्वारा सब का सब पास होते जाता, तो दिक्कतें नहीं था। बिल संख्या 1 संशोधन संख्या 1, बिल संख्या 2 संशोधन संख्या 2 हो जाता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिल को लाया जाता है लेकिन संसद उसे पास नहीं कर पाती है, तो जो बिल लाने का सीक्वेंस है वो अलग काउंट होता है और जो बिल पास हो गया है उसका अलग काउंट होता है। तो जो जीएसटी बिल लाया गया था उसकी काउंटिंग थी 122 और जो पास हुआ था उसका काउंटिंग था 101। जीएसटी संशोधन कौन सा था? 101वां। बिल कौन सा था? 122वां। ये केवल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है जीएसटी के मैटर को लेकर, अदरवाइज में इसमें कभी कंफ्यूज नहीं। यही वाला ध्यान दिया जाता है, ये वाला चीज को। 122वां कौन सा? यहाँ ये 122। 123 आपको याद होगा, 123 में कहा गया था कि ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा भैया? ओबीसी आयोग बनाया जाएगा। कौन सा आयोग बनाया जाएगा? ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है बताइए? कौन से संशोधन में है? ओबीसी आयोग किस संशोधन में है? ओबीसी 123वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी 123वां। ओबीसी 123वां बहुत संशोधन। बफरिंग कर रहा है, सब लड़का हो रहा है, देखो तो। सेकंड सर्वर, उसका नेट प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो ये हो गया ओबीसी आयोग। इसके बाद देखते हैं कौन सा आएगा? 124। 124वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। 124वां संशोधन हाल फिलहाल में हुआ। किसी को नो बफरिंग, किसी को आइडिया कि 124वां संशोधन किस चीज से रिलेटेड था? कोई बता सकते हैं? बहुत सारे जनरल लड़के हैं जो इस चीज की चर्चा करेंगे। इसका लाभ एससी एसटी को थोड़ी था यार, क्या बात कर दिया तुम लोग। 124वां संशोधन जो था ये आप बताएंगे कि ये जनरल लोगों को मिला था। अब आप में से बहुत सारे लोग जनरल हैं, आपको पता होगा कि जनरल यूआर अनरिजर्व लोग थे जिन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिलता था। अब इन्हें भी आरक्षण मिलने लगा। कितना परसेंट का? 10% का। बस ये किस आधार पर था? इकोनॉमिकल आधार पर। इकोनॉमिकल आधार पर आपको हम जब शुरुआत में पढ़ाए थे भाग 3 आरक्षण का, तो इकोनॉमिकल आधार पर इन लोग को दिया जाने लगा, अनरिजर्व लोगों को। आरक्षण एक ऐसी चीज है ना, जिसको मिलता है उसे सही लगता है, जिसे नहीं मिलता है वो उसे गलत कहने लगता है। इस पर एक बहुत बड़ी बहस हम आपको भाग 3 में कर दिए थे जब ये मूल अधिकार था। बात करते हैं ये सही है या गलत है, तो भाई साहब हमारे संविधान में जब तक आर्टिकल 13 है, ये कहता है कि कोई भी कानून संविधान में अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसे काट देगी। जैसे न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दी। 42वें संशोधन की बहुत सारी चीजों को रद्द कर दिया गया। 39वां संशोधन रद्द कर दिया गया। तो बहुत सी चीजों को रद्द किया गया। तो इस बात पर बहस करना सही है या गलत है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के वैधानिक रूप से वो सही है। हाँ, सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं गलत देखने को मिलता है कि भैया अगर कोई मान के चलिए एसटी है और वो कितना भी बड़े पोस्ट पे चला जाता है, जैसे कलेक्टर भी बन जाता है, तो उसके भी बेटा को आरक्षण, इस टाइप में। मतलब खैर अब ये इस पे बहस कर चुके हैं। ये हो गया 10%। अब इसके बाद आए भैया 125वां संशोधन। ये आपको आइडिया नहीं होगा। 125वां संशोधन जो है पूर्वोत्तर राज्यों से रिलेटेड है। पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पे पंचायत के 3 लेयर है ही नहीं है, एक ही लेयर है। तो यहाँ पे पंचायत के एक ही लेयर है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है। किसी को दिक्कत हो रहा है? बायोलॉजी क्लास कब होगा? बायोलॉजी क्लास कब होगा? मंगलवार से होगा बायोलॉजी क्लास, मंगलवार से होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पंचायतों को क्या दिया गया? एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया। एक्स्ट्रा बेनिफिट, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने लिए संशोधन बना सके, कानून वगैरह को अच्छे से बना सके। आगे बढ़े। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य के पंचायत को एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा क्या किया गया, मतलब प्रिविलेज दिया गया, एक्स्ट्रा छूट दिया गया। 126 ये बहुत ही जरूरी है, इसका बहुत जगह क्रिटिसिज्म भी हुआ था। 126, 127 लेटेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है।
बहुत सारा संशोधन कोनो काम के नहीं रहते हैं, हम लोग के किसी काम का नहीं, ना एग्जाम में पूछेगा, इसलिए हर एक संशोधन तो पढ़ाया भी नहीं जाता है। ये वाला चीज आपको नहीं लिखवाएं, ये आपको अलग से लिख लीजिएगा उसमें। 126वां संशोधन बताएंगे। 125 तो हमने बता दिया, पूर्वोत्तर राज्य में कुछ आइडिया है, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी ने पिछले साल किया इसको, 2020। 126वां संशोधन बता सकते हैं या नहीं बता सकते? 126वां संशोधन एक आदमी कह रहा है जम्मू कश्मीर, अरे यार बेवकूफ हो क्या? जम्मू कश्मीर में जो संशोधन हुआ वो संशोधन में है ही नहीं है वो, क्योंकि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को हम 368 में रखते ही नहीं है। हमारा संविधान का जो भाग 20 है, ये भाग 20 कहता है कि भैया संशोधन केवल दो तरह से होता है, या तो विशेष बहुमत 2/3, या तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य सहमत होने चाहिए, राज्य सहमत होने चाहिए, इसी को हम संशोधन कहते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि भाई साहब वो जो मतलब दुनिया भर का जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में राज्य से पूछा ही नहीं गया, खटाक से खत्म हो गया। 50% वाला संशोधन इसमें थोड़ी आता है, जम्मू कश्मीर वाला इसमें चला जाएगा, वो संशोधन ही नहीं था, वो तो सुधार था। SC ST को भैया सबनी के दिमाग में एक ही चीज घुसल है, NRC CA। चलो देखो यहाँ ध्यान से, 126वां संशोधन, SC ST का रिजर्वेशन कब खत्म हो रहा था पता है? 2020 में आके खत्म हो रहा था। याद कीजिए, हम बताए थे कि संविधान में SC ST को जो आरक्षण दिया गया है वो 10-10 साल के लिए दिया गया। इवन कि संविधान में आरक्षण जो था वो खत्म हो रहा था 1960 में, फिर बढ़ा के उसे 70 किया गया, 80 किया गया। उसी तरह संशोधन खत्म हो रहा था SC ST का जो रिजर्वेशन था वो खत्म हो रहा था 2020 में, इसे बढ़ा के कहाँ लेके चले गए मोदी जी? 2030 में। अब इसमें मोदी जी की भी समस्या है, वो भी आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि आज के वक्त में आरक्षण एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बन चुका है। खत्म करने का तो कर ही सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक ये है कि एक बहाना भी अच्छा मिल जाता है। आगे बढ़े, 126वां तो लेटेस्ट में इसको याद रखेंगे। अरे हमारी तबीयत ठीक है, कुत्ता काट लिया है, मेन दिक्कत इस बात का है। तबीयत तो मेरा ठीक है, इतना हाई पावर का कुत्ता का इंजेक्शन होता है ना, सोच रहा कुत्ता काटने में दर्द नहीं करता है, और कुत्ता का जब इंजेक्शन लगाओगे ना तब दर्द करता है, सोचा जांग में इंजेक्शन लगाता है तो इतना बड़ा बड़ा कुत्ता है, नॉर्मल था, उसको खाना खिला रहे थे तो बहुत दिन बाद मिला तो सोचा कि खान सर का हाथों खा जाते हैं थोड़ा सा दुलार करने में लग गया, ज्यादा नहीं लगा, लेकिन प्रिकॉशन की वजह से हम लगा लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये संशोधन हो गए सब, किसी को कोई दिक्कत है संशोधन में? अच्छा, मेरे एप्लीकेशन का क्लास कोई डाल रहा है यूट्यूब पर, कोई बात नहीं, बहुत से लड़के लोग डाल रहे थे, उपाय हो गया, सही हो गए। ये लोग को भी समझ में नहीं आता है भाई कि 200 रुपये में आदमी पढ़ा रहा है, इसके बाद भी क्या जरूरत है तुम्हें करने की। लेकिन फिर वही होता है, कोई लीगल एक्शन होता है तो फिर जाएंगे ये लोग। मेरा तो एक तो आधा से ज्यादा फर्जी चैनल बना के रखा है, सब जना को बंद करा देंगे, 2 मिनट में शांत हो जाएंगे लोग। हमारे पास है, लेकिन वो यही होता है कि भाई आदमी छूट देने का मतलब जानते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को अगर आप छूट दीजिएगा ना तो जान ले लेंगे साहब का। यही यहाँ पे बहुत खराब लगता है, इंसानियत को भी घोर के पी जाता है। आगे बढ़े, संशोधन हो गया, आपको भाग 1 से लेके भाग 22 तक पढ़ा दिए। भाग 1 से कहां तक पढ़ा है? भाग 22 तक। संशोधन बचा हुआ था ये टॉपिक पढ़ा दिए। आप में से बताएंगे लोग निर्वाचन किस भाग में है, निर्वाचन प्रणाली किस भाग में, निर्वाचन प्रणाली किस भाग में, आंसर दीजिए। निर्वाचन प्रणाली किस भाग में है? 15। अनुच्छेद बता दीजिए तब। अनुच्छेद 324। 224 क्यों लिख रहे हो भैया? 111 लिख रहे हैं यार, तू न्योता दे रहा है लोग। 111, 324 ये सब भूल लो, यही सब। अगर कहिए नौकरी नहीं हो रहा है, हम आरक्षण नहीं मिलता है, आप लोग को कोनो आरक्षण मिला होगा? कोई नहीं, जनरल में आते हैं, मतलब किस में जाते हैं? हाँ हाँ वही,
नॉर्मल है। उस आरक्षण आरक्षण ढेर चिल्लाता है, ऐसे सोचा लड़कवा सब जो ना रिजल्ट नहीं होगा तो वो कोनो ना कोनो एगो बहाना खोज ले रहेगा, हमारा तबीयत खराब हो गया, हमारा आई हो गया, वो हो गया। अरे पढ़ाई कर यार। देखिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या चीज भैया, हायरार्की, वरीयता, वरीयता, सीनियरिटी, सीनियरिटी लिस्ट। भारत में किसे आप सबसे ज्यादा वरीयता देंगे? भारत में भैया सबसे ज्यादा वरीयता किसे है? इसको भैया राष्ट्रपति साहब को। ये हाँ मेंस में बड़ी क्वेश्चन पूछता है, ये दरोगा के मेंस में पूछा था, यहाँ पे उसमें पूछा था भारत रत्न वाले को कहाँ मिलता है। पहला किसको मिला भैया? राष्ट्रपति। गुड। दूसरा इन्हीं के भाई, मैंने भाई नहीं मतलब इनके नीचे उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति। इसके बाद हमारे पीएम साहब हो गए, पीएम प्रधानमंत्री। ये तो ये सब लोग आपको कहाँ मिलेंगे? दिल्ली। ये सब लोग कहाँ मिलेंगे भैया? आपको दिल्ली मिलेंगे। किसी को दिक्कत? सबको तो दिख रहा है, किसी को बफरिंग नहीं ना है? चलिए ठीक है। अब ये लोग तो मिल गए भैया दिल्ली में। अब बड़े बहुत बड़ा पद है, इसलिए देखेंगे पीएम वगैरह ये लोग। वाइस पीएम, उप प्रधानमंत्री, ये तो कोई पदे नहीं है यार। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद है? नहीं है, तो उसके लिए इतना हल्ला क्या करना है? उप प्रधानमंत्री 7 गो आज तक हुए ही नहीं है। जो परमानेंट पोस्ट है उनके लिए ना होता है। अब देखिए ये सब लोग अपने अपने एरिया के मालिक। इसके बाद आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल में बड़ी चीज फंस जाते हैं। राज्यपाल की अहमियत चौथे नंबर पे तभी है जब वो अपने राज्य में है। जैसे यूपी के राज्यपाल बताइए कौन है? यूपी के राज्यपाल कौन है? हम बताएंगे। यूपी के राज्यपाल कौन है? वे महिला हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल को वैल्यू जो दिया जाएगा वो केवल यूपी में दिया जाएगा। यूपी में ही उनको वैल्यू दिया जाएगा चौथे नंबर पर। जैसे मान के चलिए अगर यूपी में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति जी आए हैं, तो 1 नंबर की कुर्सी इनको लग गई, 2 नंबर की कुर्सी उपराष्ट्रपति को, 3 नंबर की कुर्सी इनको, 4 नंबर पे लगेगी आनंदीबेन पटेल को। लेकिन अगर किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल है, मान के चलिए कल्याण सिंह आ गए राजस्थान से, उनको भला दिए तो उनकी वैल्यू नहीं है। राज्यपाल की वैल्यू केवल अपने राज्य में वैल्यू है। बाहर राज्य में वो वरीय, ऐसा नहीं है कि बाहर राज्य में आम आदमी हो जाता है, नहीं, बाहर राज्य में भी वैल्यू होता है, लेकिन चौथे नंबर पर नहीं होता, वो लास्ट में चल जाते हैं ना फिर पीछे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राज्यपाल की वैल्यू किस में है? अपने राज्य में, याद रखिएगा। अगर बिहार के राज्यपाल दिल्ली जाके कहते हैं हम राज्यपाल हैं, चौथा नंबर पे हम, तो भगा देंगे, चौथा नंबर पे निकल यहाँ पे, विधायक बराबर हो तुम लोग यहाँ पे बाहर में। अपने अपने एरिया में मायने रखता है। किसी को और कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। हाँ अपने स्टेट में। आगे देखिए, इसके बाद आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति मतलब जो पहले के राष्ट्रपति, भूतपूर्व, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब भैया हमारे प्रणव दादा भी तो अब चले ही गए, बहुत अच्छे इंसान थे प्रणब मुखर्जी, शांतिप्रिय व्यक्ति थे, अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति की भी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी बचे कहाँ? मतलब ये आप इनको देखिए, अब्दुल कलाम चले ही गए। अब्दुल कलाम के बाद कौन बने थे? प्रतिभा जी पाटिल। अब ये आपके प्रणब मुखर्जी जी चले ही गए, गोविंद जी तो वर्तमान में है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इन दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की और एपीजे अब्दुल कलाम की, बहुत जबरदस्त थी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री योग्य रहता है तो राष्ट्रपति योग्य नहीं रहता है, अब जब राष्ट्रपति योग्य है तो प्रधानमंत्री योग्य नहीं है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम, तो भाई दोनों लोग एकदम बराबर। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं मंत्रीगण लोग। स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर के बाद आएंगे मंत्री। ये 5 इधर हो गए। अब इधर देखते हैं लोकसभा में कौन होते हैं भैया? स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर कितने नंबर पे आएगा? 6ठे नंबर पे। स्पीकर को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। इनका पावर कितना होता है भैया? राष्ट्रपति साहब जो इनका जो स्पीकर होते हैं, इनका पावर 6वें नंबर पे होता है। और सेम इतना ही पावर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अब जरा सोचिए, अभी हमारे स्पीकर साहब का नाम बताइए, फटाफट स्पीकर साहब का नाम बताएंगे, स्पीकर साहब का नाम बताइए जल्दी जल्दी। अरे उनकी बेटी यूपीएससी में निकली है यार, क्या बोलते थे, ओम बिरला साहब, ओम बिरला। तो ओम बिरला साहब की वैल्यू अगर हायरार्की में देखेंगे तो जिस लेवल में उनकी कुर्सी लगेगी, सेम ओम बिरला साहब के बगल में कुर्सी हमारे एस ए बोबड़े साहब की लगेगी। बिरला साहब और एस ए बोबड़े साहब, इन दोनों लोग की कुर्सी सेम लगेगी। समझ में आ गया? इन दोनों हायरार्की क्रम में क्या है, सेम है। हायरार्की क्रम में ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये पूरे लोकसभा को कंट्रोल करते हैं, ये पूरे सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करते हैं। दिख रहा है ना, लोकसभा किसके अंडर में काम करती है, स्पीकर के अंडर में, और ये नियम बनाती है। और ये सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसी के अंडर में काम करती है। इसके बाद आते हैं मंत्रीगण, 7वें नंबर पे मंत्री, मंत्रीगण जैसे ये निर्मला सीतारमन जी हमारी वित्त मंत्री, और ये आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री। तो भाई साहब जितना पावर इन मंत्रियों का होता है ना, उतना ही पावर नेता विपक्ष का होता है, नेता विपक्ष का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतना ही पावर किसका होता है, नेता विपक्ष का। इसलिए जो विपक्ष में नेता है ना, उसका भी पावर बहुत बड़ा होता है। इसका हालिया एग्जाम्पल में देखिएगा, 4 दिन पहले पटना में एक आंदोलन हो रहा था शिक्षक भर्ती को लेकर। तो शिक्षक भर्ती को लेकर लाठीचार्ज हो गया, तो वो लोग चले गए तेजस्वी यादव जी के पास। अब बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। अब वो डीएम को फोन लगाए, तो डीएम को कहें कि थोड़ा हम यहाँ पे एप्लीकेशन भेज रहे हैं, आप रिसीव कर लीजिए, कितने देर में करेंगे। तो डीएम साहब वहीं गए कि अभी भेजे ही नहीं, हमसे टाइम ले रहे हैं, कितना देर में करेंगे, ये कौन तरीका, आप हमको टाइमलाइन देंगे। तो तेजस्वी जी ने क्या बोला था, हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। वो तेजस्वी यादव से नहीं था कोई मतलब, वो डीएम पढ़ा लिखा है कि बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष का पावर एक मंत्री के बराबर होता है, और मंत्री हमेशा डीएम के ऊपर रहते हैं। इसलिए वो कहने हाँ हाँ सर 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 हम भिजवा देंगे। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमको भाई साहब ना डीएम साहब से कोई मतलब है ना तेजस्वी जी से, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ये क्लास अब ये देखे होंगे आप लोग, ये वीडियो तेजस्वी जी का। आगे बढ़े, तो ये मंत्री हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री लोग का पावर कहाँ तक हो गया यहाँ। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, तब कोई दिक्कत नहीं। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? 8वें नंबर पे आता है भारत रत्न। भारत रत्न, जिन्हें भारत रत्न दे दिया जाता है उनका पावर आता है। और 9वें नंबर पे बाकी सब लोग आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं, सीएजी हैं, यूपीएससी हैं, ये जितने लोग हैं बाकी सब पे चले आते हैं। इसमें आप घसीट दीजिए, इसमें 9वें नंबर पे चले गए। ये हायरार्की लिस्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये हायरार्की लिस्ट आपसे क्वेश्चन पे पूछेगा। किसी को दिक्कत आप में से? सीएम लोग नीचे चल गए लोग, इसके बाद नहीं पूछ। सीएम हुए लोग इसके बाद आते हैं। ठीक है, सीएम इसके बाद आएंगे लोग, इसके बाद सीएम का नंबर आएगा। उन लोग को नहीं कुछ पूछता है उतना वैल्यू। आगे बढ़े, चलिए बताएंगे हम। 5वें नंबर पे कौन आता है? 5वें नंबर पे कौन आएगा, फटाफट आंसर दीजिए। 5th नंबर पर हाँ भाई, वैलिडिटी बढ़ा देंगे, पॉलिटी के क्लास का वैलिडिटी बढ़ा देंगे, पॉलिटी के क्लास की वैलिडिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 महीना एक्स्ट्रा दे देंगे। पॉलिटी का क्लास मार्च तक रहेगा, आराम से सूत के रजाई उजाई में देखिएगा। 5 नंबर पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, 1 नंबर पे राष्ट्रपति, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री, 4 नंबर पे राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल अपने ही राज्य में वैल्यू है। 5 नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति,
भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद 6 नंबर पर स्पीकर और सीजीआई, 7 नंबर पर मंत्री और विपक्ष, 8 नंबर पे भारत रत्न, 9 नंबर पे यूपीएससी हेन तेन वगैरह लोग को लगा दीजिएगा। हो गया, किसी को दिक्कत? इसके बाद मुख्यमंत्री वगैरह लोग को भेज दीजिए। हायरार्की लिस्ट याद रहेगी आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है हायरार्की लिस्ट में? चलिए, अब हायरार्की लिस्ट अगर हो गया तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3-4 चीज का छापा आप बड़ी सुनते होंगे। ईडी का छापा सुने हैं? ईडी का छापा, आईटी डिपार्टमेंट का छापा, जीएसटी डिपार्टमेंट का छापा, सीवीसी का छापा, सीबीआई का छापा। ये छापा सुने हैं? बड़ी तेज छापा मारता है सब। देखिए, जीएसटी क्या कहता है? अगर आप जीएसटी चोरी करेंगे तो जीएसटी का छापा है। जीएसटी क्या कहता है? जैसे देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपए की फीस लिए हम, तो जीएसटी कहता है कि आप इसका 18% चुपचाप गवर्नमेंट को दे दीजिए। 18% जीएसटी कितना हो गया? 18% जीएसटी। अब बच गया इसमें कितना रुपया भैया? 18 रुपया जीएसटी कट गया, तो इसमें 18 रुपया घटा दीजिए, कितना होगा? 82। इसमें कितना रुपया बच गया? 82 रुपये बच गया। 18 रुपये जीएसटी दे दिया, कितना बच गया? 82 रुपया। अब इस 82 रुपया में आप खर्चा कीजिए, जितना खर्चा करना चाहते हैं खर्चा कीजिए। स्टाफ को दीजिए, इसको दीजिए, बिजली बिल हेन तेन मान के चलिए। आपने खूब बिजली बिल वगैरह दे दिया, भर दिया। अब इसमें आपका खर्चा हो गया मान के चलिए 32 रुपया। ये क्या हो गया? खर्चा हो गया 32 रुपया। बचा कितना रुपया आपके पास? 50 रुपया। अब 50 रुपया पे क्या दीजिए? इनकम टैक्स दीजिए। इनकम टैक्स दीजिए, मतलब एक बार घुसते ऑफिस में एडमिशन हुआ, हड़ाक से जीएसटी निकालिए, ठीक है? उसके बाद खर्चा कीजिए दबा के, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा करेंगे लास्ट में उतना कम बचेगा, और उसी पर आपको इनकम टैक्स देना है। मान के चलिए कोनो ससुरा खर्चे नहीं किया, पूरा 82 बचा लिया, और 82 रुपया का उसको लगा देगा टैक्स 30%। तो जब आप जीएसटी नहीं देते हैं तो आपके ऊपर किसका छापा पड़ता है? जीएसटी का छापा पड़ता है। भाई साहब, हम लोग ऑनलाइन हैं लोग, आप जैसे पैसा देते हैं जीएसटी धड़ाधड़ कट जाता है, इनकम टैक्स धड़ाधड़। ऐसा नहीं, हम ऑनलाइन में पैसा नहीं चोरी कर सकते। ऑफलाइन में एडमिशन कितना का होता है? तो ये जीएसटी का छापा इजीली समझ गए। ये आईटी मतलब इनकम टैक्स का छापा है। ये बहुत बड़ा छापा नहीं है, सबको पता है इनकम टैक्स का छापा। बात करते हैं ईडी की, और ईडी और एक और क्या बताए थे भाई? सीवीसी और सीबीआई। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। इन्फोर्समेंट ईडी क्या होती है? जैसे हमने कोई ऐसी संपत्ति अर्जित कर ली जो टैक्स चोरी करने के उद्देश्य के लिए ही बनाया गया था। तो जब कभी हम टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, महल खड़ा कर लेते हैं, जो केवल और केवल टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, तो उसे कहते, वो उसकी जांच कौन करती है? ईडी करती है, प्रवर्तन निदेशालय। कौन करती है? ईडी या प्रवर्तन निदेशालय करेगी। सर एक करे सर, अगर पूरा पैसा खत्म कर देंगे तो इनकम टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। फिर आपके ऊपर ईडी छापा मारेगी। ये खत्म कैसे किया रे तुम पूरा? समझा गया? अगर इनकम टैक्स में ऊपर नीचे होता है ना, ईडी छापा मारती है, तो खत्म कैसे कर दिया? अब इसके ऊपर देखिए, रिया चक्रवर्ती के पीछे ईडी भी लगी थी, ये लगी। सुशांत सिंह राजपूत के तो केस को तो मजाक बना दिया सबसे। मतलब यार, वो एक तो था, वो कोई एक न्यूज चैनल वाला का चैनल चल गया, सारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए सिंपैथी कम दिखाया, सब अपने आप को ज्यादा आगे कर दिया। यहाँ यहाँ यार, सीबीआई तो लगी हुई है। पूरा पैसा खत्म हो गया तो फिर ईडी को जवाब दीजिए कैसे खत्म हुआ, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग की सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ईडी समझ में आया कि नहीं आया?
ईडी छोटे मोटे लोगों पे नहीं मारती है छापा। मान के चलिए आपने 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ खर्चा हो गया, इनकम टैक्स कहेगा हम मारेंगे, हम टैक्स कहाँ से लेंगे, तो पूरा खर्चा कर दिया, तब ईडी को बोलेगा पता करिए, तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को बोलेगा खर्च देखिए ससुरा कैसे खर्चा किया यहाँ पर। एक कह रहा है सर ईडी घूस लेता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि अब उनका भाषण बहुत जबरदस्त रहता था। क्या बोले हम उनको, सच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है, सच है। तो सच बोलना है ना, सच जिसे हम लोग सत्य कहते हैं, सत्य बोलना एक हथियार है। क्या है, हथियार है। आपको पता है ना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, तो सत्य हथियार है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसी भी सरकारी जगह पर हथियार लेके नहीं जा सकते। मतलब समझ रहे हैं, किसी सरकारी बिल्डिंग में आप हथियार लेके नहीं जा सकते। तो सच एक हथियार है। इसलिए किसी भी सरकारी जगह पे जाइएगा, हर जगह घूस चलता है, रेट फिक्स होता है। आप जमीन लिखवाने जाएंगे वहां लगेगा, आधार सुधरवाने जाएंगे वहां लगेगा, डीएल बनवाने जाएंगे वहां लगेगा, हर जगह लगेगा, रेट फिक्स है, ए टू जेड चीज का रेट फिक्स। ये लोग करते क्या है, फिर आप गुस्सा में पूछिएगा कि सर तो फिर ये लोग करते क्या है। ये लोग किसी क्राइम को बस इसलिए बनाया गया कि क्राइम खुलेआम ना हो सके, कॉमन ना हो सके। क्राइम बहुत हद तक ये लोग न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं। इंडिया में जो प्रशासन है उसका आप अगर आप गहराई से देखिएगा तो वो लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब उनकी वर्किंग क्राइम खुलेआम ना हो सके। बिहार में शराब नहीं मिलता है, शराब को रोकने के लिए आबकारी विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस है, सब है। ऐसा नहीं कि पकड़ते नहीं, फिर भी मिलता है, सब मिलता है, लेकिन खुलेआम नहीं मिलता है, ऐसे नहीं। अब वही अगर लाइसेंस दे दिया जाएगा तो टांग के जैसे यूपी में खुलेआम बिकता है क्योंकि वहां लीगल है, बिहार में भी खुलेआम बिकता था पहले, अब नहीं बिकता है, लेकिन बिकता हर जगह। ध्यान दो यार। एक कर रहा है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये कर्मचारी जितने भी अधिकारी लोग हैं, जितने कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन लोग पे सीवीसी नजर रखती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या रखती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट इन लोगों पर क्या रखती है भैया, नजर रखती है। क्या रखेगी भैया, नजर रखती है विजिलेंस डिपार्टमेंट कि कहीं कोई अधिकारी है तो गड़बड़ नहीं है। क्या ये उर्दू में कमेंट करके लिख दिया, सीआईडी आगे बताएंगे सीबीआई के बाद, सीआईडी उर्दू में मत कमेंट करो। क्लास मार्च तक रहेगा। अधिकारियों पे मान के चले कोई डीएम साहब घूस ले रहे हैं, कोई एसपी साहब हैं, या एक बात पकड़िए कि सीबीआई ये जाके घूस ले ली, या ईडी को भेजे, ईडी को देखो तो कैसे 10 करोड़ रुपया घोटाला कर दिया, तो ईडी जाके समझौता कर लिया, एक काम करो 8 करोड़ तुम रख लो, 2 करोड़ हमको रख दो। मतलब सचरा ये जासूसों का जासूस होता है सीवीसी। ये प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता है। सब सबसे ऊपर जासूसी के लिए कौन आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। कौन आती है भैया, सीवीसी। आगे बढ़े तो ईडी के ऊपर इनकम टैक्स, मान के चलिए जीएसटी, जीएसटी वाले ही गए सब घूस घास लेके क्लियर कर दिए सब, इनकम टैक्स वाले क्लियर कर दिए सब। तो भाई उसके लिए क्या बनाई गई है भैया, हमारी सीवीसी बनाई गई। ये लोग जांच करते हैं, जांच में पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं कौन जानता है, लेकिन हाँ अधिकारियों को भी देखेंगे आप। किसी बड़े से बड़े अधिकारी को, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, आप उसे खुलेआम घूस दीजिएगा नहीं लेगा। अरे खुलेआम दिया जाता है क्या, किससे डरता है, किससे, कहता है मेरे ड्राइवर को दे दीजिएगा, वहां दे दीजिएगा, आखिर डरता किससे, सीवीसी से। तो ये सीवीसी जो है ना एक तरह का सीसीटीवी है। सीवीसी क्या है, एक तरह का सीसीटीवी, लिखियो रहा उधर सीवीसी बराबर सीसीटीवी। तो कोई भी अधिकारी डरता किससे, सीवीसी से। अब जैसे किसी को भी मंत्री हो गए, विधायक हो गए, ये किसी को नहीं छोड़ते। अभी आगे बढ़ेंगे जी, एनआईए वगैरह वगैरह बताएंगे। अब बात करते हैं सीबीआई की, ये सेंट्रल इन ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किस गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और अब बात करते हैं सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। दोनों एक ही चीज है, इसका पावर ज्यादा होता है, इसका पावर कम होता है। ये स्टेट में जांच कर सकती है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जांच कर सकती है।
इसका आदेश कौन दे सकता है? तो इसका आदेश दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर हाई कोर्ट दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। सीआईडी जांच का आदेश केवल स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है और हाई कोर्ट दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है। मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर सीबीआई जांच लगा दी कि पता करो ये खान सर कौन है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है हमारे ऊपर सीबीआई। सीबीआई आएगी तो क्या मिलेगा उसको? बेंच, कुर्सी, कुछ मिलेगा, पंखा और कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। हम एक बात बता रहे हैं अभी आपको। तो छोटे मोटे क्राइम के लिए क्या लगता है? सीआईडी। एक सीरियल भी आती है सीआईडी, पता करो दया कौन है वो हत्यारा, पता करो। ठीक है, तो ये हो गई भैया कौन सा? सीआईडी। अब एक होता है नारकोटिक्स। कौन सा पूछ रहे भैया? आरटीआई क्या है? एनसीबी, नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो करके एक नारकोटिक्स होता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो कर कैसा है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। तो ये जो होते हैं ना, ये ड्रग्स वगैरह को देखते हैं लोग, कंट्रोल करते हैं लोग। जैसे इसका बड़ी ज्यादा छापा पड़ा है कहाँ पर? नारकोटिक्स कंट्रोल देखेंगे ना, इसका सबसे ज्यादा छापा कहाँ पड़ा है? मुंबई में। वो नहीं, ड्रग्स वगैरह का बड़ा लंबा रैकेट चला है कि भाई मुंबई में एक्टर एक्ट्रेस वगैरह ड्रग्स लेते थे। कंगना रनौत ने इसका भंडा फोड़ दिया। एक वीडियो में बोल रही थी पहले मैं ड्रग्स लेती थी, मैं बहुत ड्रग्स वालों के चुंगल में फंस गई थी, फिर चुंगल से पता नहीं कैसे निकली। भाई उनको कौन अपने चुंगल में रख सकता है हमारे ख्याल से ट्विटर का उपयोग सबसे ज्यादा वही करती है। हाँ, एक कोई भारती करके कोई हीरोइन थी, क्या नाम था, कपिल शर्मा शो में आती थी शायद, उस पर भी कुछ इस तरह के एलिगेशंस लगे थे। अब बाकी सुशांत सिंह मैटर में लेके भी बहुत सारे चीजें क्यों नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने किया था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये क्या करती है? आप नशीले पदार्थ वगैरह को ना इस पर क्या करने, मतलब कंट्रोल करने के लिए किया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हाँ 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 भाई, वही कपिल शर्मा के शो में आता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, एनसीबी वगैरह में। ईडी किस लिए छापा मारती है? समझ में आ गया, सीबीसी हो गया। आप में से बताइए, किसी भी डिपार्टमेंट में छापा मारने का अधिकार किसको है? कोई भी डिपार्टमेंट हो छापा मार देगा। किसी भी डिपार्टमेंट को छापा मार के तबाह सबाह करने का अधिकार किसको है? अरे रॉ तो अलग होती है भैया, जासूसी डिपार्टमेंट है वो। रॉ अलग है, आईबी अलग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग है। सीबीसी, सीबीसी, सीबीसी सीबीआई के ऊपर मार देती है छापा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे का क्लास कल देखेंगे लोग। और ज्योग्राफी ले लेगा जी क्लास? ज्योग्राफी का आज संभावना 50-50% है। मैप का क्लास तो ले लेगा, ज्योग्राफी की संभावना 50-50% है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैप तो भी स्टार्ट करते हैं। चलिए मैप के क्लास में मिलेंगे लोग।